नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। आप लोग गेस कीजिए दोस्तों। तो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है, यह विकल्प में हमारे सामने हैं मेलिनोव्स्की, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम। तो दुर्खिम जो है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बात करें तो यह एक सामाजिक मानवशास्त्री रहे हैं और इन्हें संरचनात्मक प्रकारवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है द अंडमान आइसलैंडर्स। 1922 ईस्वी में यह पुस्तक आई थी। उसके बाद नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी पुस्तक इनकी 1957 ईस्वी में आई थी। दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। एक और कोटेशन रेडक्लिफ ब्राउन से पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का प्राकृतिक विज्ञान है। फिर से सुन लीजिए प्रश्न, कोटेशन इनका यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। किसने कहा समाजशास्त्र को समाज का प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है, यानी समाजशास्त्र समाज का प्राकृतिक विज्ञान है, किसने कहा? तो रेडक्लिफ ब्राउन है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इस विकल्प में सही है। अगला प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक। तो एक पुस्तक और भी है, द सोशल थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक, और ये उसी से मिलती जुलती है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो विकल्प में है कार्ल पार्पर, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडल, लेवी स्ट्रास। तो आप लोगों को बता दें, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक जो है एस.एफ. नाडल महोदय की है। तो इस प्रकार से सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि इससे एक मिलती जुलती पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि मर्टन की बुक है। तो आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज ना होइएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एस.एफ. नाडल, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन। यह नाडल से बात करें तो यह भी संरचनावादी रहे हैं। और तो इस प्रकार से इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? संघर्ष के प्रकार पर किसने लिखा है कि समाज में संघर्ष जो है अच्छा कार्य करता है, किसने लिखा है? कहीं कहीं पे संघर्ष जो है संघर्ष से समाज में एकता भी आती है, ये किसने कहा है? तो विकल्प में हमारे कार्ल मार्क्स, राल डेहरनडॉर्फ, जॉर्ज सीमल, लेविस कोजर महोदय हैं। तो आप लोगों को बता दें, कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा था कि वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। राल डेहरनडॉर्फ जो है वो सत्ता के संघर्ष की बात करते हैं। लेविस कोजर महोदय जो हैं ये इन्होंने कहा कि समाज में संघर्ष जो है प्रकार्यात्मक कार्य भी करता है। ऐसा नहीं है कि समाज में संघर्ष से सिर्फ हानियां ही होती हैं, प्रकार्य भी होता है। जैसे एक परिवार का दूसरे परिवार के सदस्य, एक परिवार के सभी सदस्यों में भले आपस में कोई विवाद हो रहा हो, किंतु यदि परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के सदस्य से कभी झगड़ा होता है तो पूरे परिवार के सदस्य मिलकर काम संघर्ष करते हैं। एक उदाहरण बताते हैं, जैसे एक देश का राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं सभी आपस में संघर्षरत रहती हैं, किंतु जब किसी दूसरे देश से संघर्ष की बात आती है, लड़ाई युद्ध की बात आती है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, मिल कर के देश के हित में कार्य करना शुरू करती हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बात कहने वाले लेविस कोजर महोदय हैं। इन्हें संघर्ष का प्रकारवादी भी कहा जाता है कि संघर्ष की वजह से प्रकार्य भी आता है, ऐसा लेविस कोजर महोदय ने कहा है।
तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। और इनका महत्वपूर्ण कोटेशन है कि बाह्य संघर्ष की वजह से समूह में एकता आती है। तो यह भी पूछा जाता है किसने कहा कि बाह्य संघर्ष की वजह से समूह के अंदर एकता आती है, तो लेविस कोजर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? विकल्प में है टी.बी. बोटोमोर, जॉर्ज सीमेल, एल.टी. हाबहाउस, डब्ल्यू.एफ. आगमन। तो इसमें जो है जॉर्ज सीमेल महोदय सही हो जाएंगे। अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित जो हैं जॉर्ज सीमेल हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। जॉर्ज सीमेल जो है एक स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं, और इनकी पुस्तक की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, द फिलॉसफी ऑफ मनी। इन्होंने उसमें प्रभु प्रकाश की अवधारणा को दिया हुआ है और त्रासदी की संस्कृति की अवधारणा भी दिया है। तो यह भी पूछा जाता है कि त्रासदी की संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है या प्रभु प्रकाश की अवधारणा किसने दिया है, तो जॉर्ज सीमेल से ये भी प्रश्न बनते हैं। फिलॉसफी और मनी पुस्तक लिखी हुई है। और एक पुस्तक बार बार पीजीटी में पूछा गया है कि जॉर्ज सीमेल ने समूह का विभाजन कितने प्रकार से किया है और उनके आधार क्या रहे हैं। तो उन्होंने समूह का आधार संख्या के आधार पर किया है, एकल, द्वैक और त्रिक, यानी 3 प्रकार के समूह का विभाजन किया है। और एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ बुक भी इनकी है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मैनहाइम का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया का उपागम प्रतिनिधित्व करता है। कार्ल मैनहाइम की पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इस पुस्तक में जो है किस उपागम का उपयोग किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि कार्ल मैनहाइम जो थे वो संघर्षवादी थे, जिसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में जो है मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया है, क्योंकि कार्ल मैनहाइम जो थे वो संघर्षवादी थे यानी मार्क्सवादी थे। तो इस प्रकार से उनका ये पुस्तक जो है मार्क्सवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। कार्ल मैनहाइम के बारे में और बात करें तो इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की चर्चा की हुई है और नियंत्रण की बात करते हैं। ये 2 प्रकार के नियंत्रण की बात करते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है बार बार इनका कोटेशन कि सामाजिक नियंत्रण को 2 भागों में किसने, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में किसने बांटा है, तो कार्ल मैनहाइम ने बांटा है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने दिया? देखिए, समाज की सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने व्यक्त किया है? तो इसमें विकल्प में है दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन। अगर हम पहली बार संरचना शब्द की बात करेंगे, किसने प्रयोग किया था, तो स्पेंसर ने प्रयोग किया था। और प्रकार की बात भी सबसे पहली बात किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। किंतु दोनों को मिला करके पहली बार संरचनात्मक प्रकारवाद की बात किसने किया था, तो हमारे विकल्प में सही हो जाएंगे इमाइल दुर्खिम महोदय ने ये कहा था। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि केवल संरचना की बात आएगी कि संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्पेंसर महोदय ने किया था। प्रकारवाद का सबसे पहली बात किसने किया था, तो स्पेंसर महोदय ने। लेकिन किंतु दोनों अवधारणाओं को मिला करके पहली बार किसने प्रतिपादित किया था, तो इमाइल दुर्खिम महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा कि समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहली बार इमाइल दुर्खिम ने प्रयोग किया था। और बात करें इमाइल दुर्खिम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दिया हुआ है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा की बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति जो बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है उसके आधार का अध्ययन करके उन्होंने धर्म के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
आत्महत्या की बात करते हैं ली सुसाइड पुस्तक में, और इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या का स्वरूप भी बताया हुआ है। और आत्महत्या के लिए ये व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानते, ये कहते हैं कि समाज ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है व्यक्ति के सामने, इस वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो इन्होंने 4 प्रकार बताते हैं और चारों प्रकार के कारण बताते हैं कि समाज किस प्रकार से व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर, जो इनकी पीएचडी की थीसिस रही है। उसमें इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज में जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जाएगा और श्रम विभाजन भी बढ़ता जाएगा, और इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, ऐसा इमाइल दुर्खिम महोदय ने कहा हुआ है। इनकी एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा, इसमें इसी पुस्तक में इन्होंने दिया हुआ है। उस पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, और इसमें इन्होंने पवित्र और अपवित्र की अवधारणा को दिया। समाज में यांत्रिक समाज और सावयवी समाज की चर्चा करते हैं, और इन्होंने कहा कि यांत्रिक समाज में जो है दमनकारी कानून पाया जाता है और सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून पाया जाता है। तो इस प्रकार से दुर्खिम से बनने वाले ये प्रश्न भी रहते हैं। लगभग प्रत्येक पेपरों में दुर्खिम से 1-2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं याद होता तो आप एक नोट्स बनाते चलिएगा। हमारी इस वीडियो के आधार पे आप लोग रोक करके पेपर को लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उनसे बनने वाले लगभग कई क्वेश्चनों को मैं बता देता हूँ जितने भी विद्वान आते हैं। तो इसके साथ साथ दुर्खिम के बारे में बता दें कि इन्होंने यह भी बताया था कि समाज में थोड़ा बहुत अपराध होने भी चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में जो कानून होते हैं वो सशक्त होते हैं। जैसे समाज में यदि अपराध नहीं होगा तो कानून का निर्माण ही नहीं होगा, और इससे समाज में अराजकता आएगी। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि जब थोड़ा बहुत समाज में अपराध होता है तो उस अपराध के खिलाफ क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। इससे समाज में क्या आता है, संगठन आता है। तो इस प्रकार से समाज में थोड़ा बहुत विचलन यानी संघर्ष या विचलन होना चाहिए, जिससे समाज में नए नए कानूनों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि नाडेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है। सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान, अभी नाडेल के बारे में ऊपर भी चर्चा हुई है कि ये संरचनावादी थे। तो इन्होंने बताया कि संरचना की उत्पत्ति स्थान क्या है, परिस्थिति, भूमिका व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या जैविकी व्यवस्था। तो नाडेल ने सामाजिक संरचना की उत्पत्ति स्थान जो है भूमिका व्यवस्था को माना है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राल्फ डेरनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है। अभी ऊपर भी चर्चा हुई कि राल्फ डेरनडार्फ संघर्ष का सिद्धांत, संघर्षवादी थे। इनका जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो किस पे आधारित है, सत्ता संबंध पर, वर्ग के संबंध पर, जातियों के संबंध पर या प्रजातियों के संबंध पर। यहाँ पूछ रहा है कि राल्फ डेरनडार्फ का संघर्ष सिद्धांत किसके आधार पर, किन के बीच में जो है संघर्ष पाया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि इनसे पहले डेरनडार्फ से पूर्व जो है कार्ल मार्क्स महोदय आए थे। उन्होंने कहा कि समाज में सदैव 2 वर्ग होते हैं और इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। तो इस प्रकार से वर्गों के बीच की संबंध की बात जो है यह कार्ल मार्क्स कहते हैं। फिर राल्फ डेरनडार्फ कहते हैं यह बात सही नहीं है, क्योंकि समाज में सत्ता के आधार पे, जिसके पास जिस प्रकार की सत्ता या शक्ति होती है उसके आधार पे संघर्ष देखने को मिलता है। राल्फ डेरनडार्फ ने सत्ता के आधार पे बताया है कि संघर्ष, समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राल्फ डेरनडार्फ ने कहा कि सत्ता का असमान वितरण ही जो है संघर्ष का मूल कारण है। यदि सत्ता का समान वितरण होता तो समाज में संघर्ष नहीं होता। सत्ता असमान रूप से वितरित है, सबके पास है, तो इस प्रकार से संघर्ष का मूल कारण यही है।
राल डेहरनडॉर्फ से बनने वाले प्रश्नों में और बात करें तो उन्होंने मध्यम वर्ग की भी चर्चा की हुई है और बताया कि शक्ति जो है सभ्यता वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है। सत्ता, क्योंकि सत्ता जो है शक्ति के आधार पे ही प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है, ऐसा मानने वाले जो हैं राल डेहरनडॉर्फ हैं। उन्होंने बताया कि सामूहिक सहमति मूलक और संघर्ष मूलक समाज में विभाजन भी किया हुआ है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि निगमित पूंजीवाद की अवधारणा किसने दिया है, तो निगमित पूंजीवाद की अवधारणा जो है राल डेहरनडॉर्फ महोदय ने दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि अब जो है वर्ग इस प्रकार से स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पूंजीपति केवल एक व्यक्ति नहीं होता, कई लोगों का निगम होता है, कई लोग मिल करके किसी व्यवसाय को या उद्योग को स्थापित करते हैं। तो इसलिए पूंजीवाद समाज में जो है पूंजी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं हो करके एक समूह की होती है। इस प्रकार से वर्ग जो है पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच में नहीं होता है, सत्ता के आधार पे कि सत्ता का असमान वितरण है, इसके आधार पे होता है। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा हुआ है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह भी पूछा जाता है कि यह पुस्तक किसने लिखा हुआ है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आउट ऑफ यूटोपिया, बुक भी इनकी है, तो यह भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि ज्ञान कभी सकल ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हमेशा प्रतियोगी होता है और दूसरे ज्ञान से इसका संघर्ष होता है। ये आधुनिक समाजशास्त्री का विचार है। किसने कहा कि ज्ञान सकल ज्ञान नहीं होता, कोई भी ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान नहीं होता, और इसके साथ ही कह रहे हैं कि ज्ञान हमेशा क्या होता है, प्रतियोगी होता है, और ये ज्ञान का दूसरे ज्ञान से क्या होता है, संघर्ष होता रहता है। तो यह उत्तर आधुनिक विचारक हैं। देखिए विकल्प में भी दिया हुआ है फ्रेडरिक जेमिसन, एंथोनी गिडिन्स, एफ साउसरे और जे.एफ. लियोटार्ड। तो आप लोगों को बता दें जो है ये ज्ञान के संदर्भ में कि ज्ञान एक प्रतियोगी होता है और हमेशा दूसरे ज्ञान से इसका संघर्ष होता है, तो जे.एफ. लियोटार्ड, डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जे.एफ. लियोटार्ड महोदय ने कहा कि ज्ञान जो है प्रतियोगी होता है और ज्ञान का हमेशा दूसरे ज्ञान के साथ संघर्ष होता रहता है। और लियोटार्ड से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा हुआ है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक किसकी है, तो यह लियोटार्ड महोदय की है। यह पुस्तक उन्होंने 1989 ईस्वी में लिखा हुआ है। और दूसरी पुस्तक इनकी जो पूछी जाती है टूवर्ड्स द पोस्ट मॉडर्न, जो है वह 1993 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, तो यह भी पूछा जाता है। और साथ साथ इन्होंने बताया कि ये जो उत्तर आधुनिक समाज होता है इसमें महान वृत्तांत जैसे पार्सन्स, मर्टन, बेबर जो सिद्धांत दिए हुए हैं, यह सिद्धांत अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, क्योंकि यह जो है सार्वभौमिक सिद्धांत रहा करते थे। अब स्थानीय वृत्तांतों का इन्होंने समर्थन किया कि ये वृत्तांत जो होने स्थानीय वृत्तांत अच्छे होते हैं, महान वृत्तांतों का इन्होंने खंडन किया हुआ है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक कोटेशन कहा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समाज को एक बंधन में बांधने का काम भाषा का खेल करता है, यानी कि भाषा के माध्यम से क्या है समाज को एक बंधन में बांधा जा सकता है, ऐसा लियोटार्ड महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है, लेवी स्ट्रास ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। लेवी स्ट्रास ने विनिमय के संदर्भ में विचार दिया है कि विनिमय के प्रतिमान किसके माध्यम से विनियमित होते हैं, समाज के मानक मूल्यों द्वारा, एक समाज के संरचनाओं और प्रकारों द्वारा, एक समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा, एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा।
तो आप लोगों को बता दें, लेवी स्ट्रास महोदय ने बताया कि समाज में जो प्रतिमान विनियमित होते हैं वो समाज के मानक मूल्यों के द्वारा विनियमित होते हैं, कि यानी समाज में जो विनिमय हो पाया जाता है वो समाज के मानक मूल्यों के अनुरूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि लेवी स्ट्रास से बनने वाले और प्रश्नों के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया अलायंस थ्योरी दिया हुआ है, गठबंधन सिद्धांत इसको कहते हैं। इन्होंने नातेदारी के संदर्भ में दिया था कि संबंध किस प्रकार से बनते हैं जनजातियों समाजों में या समाज में, तो इसे उन्होंने अलायंस थ्योरी के नाम से दिया है। यह भी एक संरचनावादी थे और इन्होंने नातेदारी अणु की चर्चा की हुई है और मिथक की संरचना की बात करते हैं और पुस्तक लिखते हैं टोटेइज्म टुडे, इनकी पुस्तक है। तो यह भी प्रश्न इनसे बनते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं को अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धि परक का प्रयोग करते हैं। व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करना है और सामान्य बुद्धि परक का पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विकल्प में है प्रघटना शास्त्र, फेनोमेनोलॉजी इसको बोलते हैं, नृजाति विज्ञान पद्धति शास्त्र, एथनोमेट्रोलॉजी बोलते हैं इसको, उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्न इसको बोलते हैं, और उसका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो जो है सामान्य बुद्धि परक पद्धति का प्रयोग जो है निर्जात पद्धति शास्त्र द्वारा किया जाता है, एथनोमेथोडोलॉजी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प जो होगा सही हो जाएगा। एथनोमेथोडोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर बात करें तो हेराल्ड गारफेंकल महोदय ने एक पुस्तक लिखा था, द स्टडी ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। 1967 में यह पुस्तक आई थी। इसी पुस्तक में पहली बार जो है निर्जात पद्धति शास्त्र का प्रयोग किया गया था, एथनोमेथोडोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से अर्थ निकालकर उसी के अनुरूप व्यवहार को संपादित किया जाता है। ऐसा जो है इसे एथनोमेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये हेराल्ड गारफिंकल महोदय ने कहा था। तो इस प्रश्न में जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बुक का नाम है, किसने लिखा है, जुगर हैबरमास, जीन बोल्ड्रिलार्ड, पियरे बोर्दियो, मिशेल फूको। मिशेल फूको को ही मिशेल फोकाल्ट भी कहते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक जो है मिशेल फूको महोदय की है। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और मिशेल फूको ने और कई पुस्तकें लिखी हुई हैं, जैसे माइंडनेस एंड सिविलाइजेशन की पुस्तक किसनी है, सभ्यता और पागलपन और सभ्यता जिसे कहते हैं, इंग्लिश में है माइंडनेस एंड सिविलाइजेशन। द बर्थ ऑफ क्लिनिक पुस्तक भी मिशेल फूको की है, यह भी पूछा जाता है। डिस्कोर्स की बात मिशेल फूको ने कहा कि जिसके पास जो है डिस्कोर्स यानी आधुनिक ज्ञान होता है, ज्ञान जिसके पास होता है उसी के पास क्या होती है, शक्ति भी होती है। और मार्क्स से प्रेरित होकर के उन्होंने शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की भी चर्चा की हुई है। तो ये भी पूछा जाता है कि शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की चर्चा किसने किया हुआ है, तो मिशेल फूको ने। और यह जो है किससे प्रेरित होकर के, तो ये मार्क्स से प्रेरित होकर के उन्होंने कहा था। और साथ ही इन्होंने कहा कि शक्ति का कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं होता है, यह सदैव सामाजिक संबंधों में पाई जाती है। जिस प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं उसी प्रकार की आपके पास शक्ति होती है। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा हुआ है, तो विकल्प में है एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, जॉर्ज रिटजर, रेडक्लिफ ब्राउन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक जो है
रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो है मानवशास्त्री हैं, ये प्रकारवाद की भी चर्चा करते हैं। अभी आगे प्रश्न में जहाँ चर्चा हुई इनके बारे में, तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्जाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु है। अभी ऊपर चर्चा हुई है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र का नाम ही क्या है, एथनोमेथोडोलॉजी। इसकी विषय वस्तु क्या है, विकल्प में है सामाजिक घटनाओं का अर्थ, अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होता है, वह माध्यम जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी ऊपर चर्चा हुई कि निर्जाति पद्धति शास्त्र एथनोमेथोडोलॉजी जो होता है वह अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः प्रेषित होता है। इस प्रकार से बी विकल्प जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो निर्जाति पद्धति शास्त्र एथनोमेथोडोलॉजी जो है अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रघटना क्रिया विज्ञानी एवं निर्जात पद्धति शास्त्री समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है, किसके दृष्टिकोण से? निर्जात पद्धति शास्त्र समाजशास्त्र को किसके, सामाजिक क्रिया को किसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है? समाज के दृष्टिकोण से, भावनात्मककर्ता के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। तो आप लोगों को बता दें कि यह जो है निर्जात पद्धति शास्त्र जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी से मिलती जुलती एक अवधारणा है प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र क्रिया विज्ञान, अभी तो निर्जात पद्धति शास्त्र की बात हुई है, प्रघटना शास्त्र की चर्चा नहीं हुई है इस सेट में। तो प्रघटना शास्त्र के बारे में बता दें, जिसे फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है। इसके जनक जो हैं हसरेल महोदय को माना जाता है, किंतु समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्र का प्रयोग कोई किया है तो सूर्य महोदय हैं। इन्होंने फेनोमेनोलॉजी इन लाइफ वर्ड पुस्तक लिखा हुआ है। तो यह भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिडिन्स के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गिडिन्स महोदय के संरचना सिद्धांत में कौन सा सही, मतलब नीचे विकल्प जो दिए हैं उसमें से कौन सी बात उन्होंने किया हुआ है? पहला क्या है, सामाजिक संबंध संरक्षित होते हैं। दूसरा विकल्प है सामाजिक संबंध संरक्षित होते हैं तथा समय व स्थानीय परिप्रेक्ष्य में। तीसरा है संरचित संबंध द्वियामी संरचना के परिणाम है। तीसरा है संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। तो आप लोगों को बता दें, गिडिन्स के संरचना सिद्धांत में जो उन्होंने कहा था कि सामाजिक संबंध संरक्षित होते हैं तथा समय स्थान परिप्रेक्ष्य में। तो ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो इस यहाँ पे दोनों करके एक ही जगह दिया हुआ है, ए साथ में बी का भी उल्लेख किया हुआ, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों विकल्प सही है, किंतु ऐसा ऑप्शन में है नहीं। बी वाले ऑप्शन में ए को साथ में इंक्लूड करते हुए कुछ और अलग से जो इंक्लूड किया हुआ है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, और इसके बाद बात करें एंथोनी गिडिन्स के बारे में बात करें कि एंथोनी गिडिन्स बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री। इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं, लगभग प्रत्येक पेपरों में एक दो क्वेश्चन इनसे बन ही जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि एंथोनी गिडिन्स जो है संरचनावादी सिद्धांतवेत्ता थे। इन्होंने आधुनिकता को जगरनॉट कहा हुआ है, तो यह भी पूछा जाता है।
और इन्होंने आधुनिकता को बहुआयामी माना हुआ है। साथ ही इन्होंने आधुनिकता में परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित हुई है। कहा कि आधुनिक समाज में जो है परिवर्तन भी निहित होता है, हमेशा आधुनिक समाज गतिशील रहता है, गत्यात्मकता इसके अंतर्निहित होती है। ये भी कहा है। आधुनिकता को एक भारी भरकम इंजन के समान इन्होंने बताया है कि आधुनिकता एक भारी भरकम इंजन के समान है। और इन्होंने आधुनिकता की 4 जो है बुनियादी संस्थाओं की चर्चा की है। यह भी पूछा जाता है कि गिडेंस ने कितनी बुनियादी संस्थाओं की चर्चा की हुई है, तो 4 उसमें है। पूंजीवाद है, और बात करें दूसरा तो उद्योगवाद भी है, और उसके बाद राष्ट्र राज्य है, और एक है निगरानी रखने वाली क्षमता। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की बुनियादी संस्थाओं की चर्चा आधुनिक समाज में किसने किया है, तो गिडेंस महोदय ने किया है। तो यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप में अस्वीकार किया गया है? देखिए यहाँ पे प्रश्न है, संरचनात्मक कौन सी क्रिया थी, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है जिसमें साम्य की अवधारणा, साम्य की अवधारणा मतलब यहाँ पे सावयवी अवधारणा का जिसमें खंडन किया गया हो। तो आप लोगों को बता दें, यह विकल्प में है प्रकार्यवाद, नव प्रकार्यवाद, संरचनावाद, नव संरचनावाद। प्रकार्यवाद क्या था कि समाज की समस्त इकाइयाँ जो होती हैं, एक साम्य की अवधारणा की बात करेंगे तो जैसे मानव के शरीर के विभिन्न अंग अपने कार्य करते हुए शरीर के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हैं, इसी के साम्य की अवधारणा कहते हैं। तो प्रकार्यवाद भी यही कहता था कि समाज की समस्त इकाइयाँ कार्य करती हैं, सहयोग करती हैं, सभी इकाइयाँ कार्य करती हैं, तो समाज में प्रकार्यात्मक एकता आती है। लेकिन जो है इसे नकारने का काम कौन कहता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि समाज की समस्त इकाइयाँ कार्य ही करें। कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो कार्य करना बंद कर देती हैं, उसके जगह पे कोई नया विकल्प आता है। तो इस प्रकार से इसे नव प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? गिडेंस एवं लकमैन, बर्जर एवं गिडेंस, बर्जर एवं लकमैन, पार्सन्स एवं सील्स। तो यह पुस्तक जो है बर्जर और लकमैन महोदय द्वारा लिखी हुई है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बर्जर महोदय ने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा हुआ है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। यह एक उपन्यास है और यह समाजशास्त्र की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में भी इसका नाम आता है। और एक पुस्तक इनकी आती है द सीक्रेट कैनोपी पुस्तक भी बर्जर महोदय ने लिखा हुआ है। तो यह भी इनसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? विनिमय सिद्धांत को सबसे पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? फ्रेजर, मैलिनोव्स्की, लेवी स्ट्रास, होमन्स। तो विनिमय सिद्धांत सबसे पहली बार जो है प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति से फ्रेजर महोदय। इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रेजर महोदय ने द गोल्डन बाउ पुस्तक लिखा हुआ है। इन्होंने बताया कि समाज में सबसे पहले क्या होता है, जादू आता है, जिसकी वजह से मानव जो होता था क्या होता था, प्राकृतिक शक्तियों का सामना करता था। जादू की वजह से उसे त्रास करने का प्रयास किया, किंतु उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तब उसकी क्या करने लगता है, प्राकृतिक शक्तियों की यह पूजा करना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे क्या होती है, धर्म की उत्पत्ति होती है। ऐसा फ्रेजर महोदय ने कहा हुआ है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा कि जादू से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रेजर महोदय ने कहा है।
अगला प्रश्न है, और इस सेट का यह लास्ट प्रश्न है कि कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित था। कोलिंस महोदय जो है एक संघर्षवादी हैं, इनका सिद्धांत किससे प्रभावित होकर के उन्होंने संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मैक्स वेबर एवं इमानुएल दुर्खिम से, प्रश्ना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं राल्फ डेहरनडॉर्फ से, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद से। तो आप लोगों को बता दें कि कोलिंस महोदय ने जो है दुर्खिम और मैक्स वेबर से प्रभावित होकर के संघर्ष सिद्धांत को दिया था। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 प्रश्नों की यह आज की श्रृंखला ये पूर्ण होती है। यदि आप लोगों को इस पेपर में जो न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।